हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स को देख रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, व्यतिकरण जिसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं, ये क्या होता है और व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता का सूत्र आता है इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है, परिणामी आयाम का सूत्र क्या होता है और संपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, उसमें कलांतर का सूत्र, पथांतर का सूत्र, मतलब पूरा ये व्यतिकरण वाला टॉपिक बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखोगे आसानी से आप इस पूरे व्यतिकरण के टॉपिक को, व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण की शर्तें, सब कुछ आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, आसान है एकदम एकदम आसानी से आप एक एक चीज समझोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और बात करें, हमने बताया ना ये 10वें चैप्टर जो तरंग प्रकाश की वाला वेव ऑप्टिक्स देख रहे थे उसी का टॉपिक है। अगर आप इस तरंग प्रकाश की चैप्टर के इसके पहले जितने टॉपिक हो चुके हैं अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से व्यतिकरण के बारे में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है? ये इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण है आपका, ये क्या होता है? ठीक है, तो व्यतिकरण की बात करें एकदम सिंपल भाषा पे समझते हैं तो देखो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है व्यतिकरण की कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? जब दो या दो से अधिक तरंगे हो और समान आवृत्ति की हो और वो क्या हो, ऐसे संचरित हो और क्या हो, संचरित होने के साथ साथ अध्यारोपित भी हो जाए। अध्यारोपित का क्या मतलब है? अध्यारोपित का मतलब है एक साथ मिल भी जाए, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। देखो ये देख सकते हो तरंग किस टाइप से संचरित होती है, सबको पता है। इस टाइप से तरंग संचरित होती है, ये देखो ऐसे ही तो तरंग संचरित होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है ये जैसे ऊपर वाला ये पॉइंट होता है इसे सुरंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे गर्त होता है और इसी टाइप से फिर से यहाँ सुरंग और फिर नीचे जो आएगा वो गर्त होगा। ठीक है, ये सबको पता है, सुरंग गर्त ऐसे। ठीक है, अब कहा गया जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो। अभी तो ये केवल एक तरंग है जो कि इस टाइप से संचरित हो रही है, आप दूसरी तरंग मान लो यहाँ पे बना दी इस टाइप से और एक ही दिशा में संचरित हो रही है तो दूसरी वाली तरंग भी इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से संचरित होने लगेगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो तरंगे हैं जो कि क्या हो रही है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है और मान लेते हैं इन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो भी समान है। तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं और संचरित होते हुए क्या होती है, अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे के साथ मिल भी जाती है। आप दो तरंगे ऐसे ऐसे संचरित करा रहे हो मान लो, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं पे मिलती भी जाएंगी, तो यही चीज है कि अध्यारोपित हो रही है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, यहाँ पे दो तरंगे दिखाई गई है, दो या दो से अधिक तरंगे भी हो सकती हैं, तब आपका क्या हो, वो संचरित होते हुए क्या हो, अध्यारोपित हो जाए, मतलब मिल जाए आपस में, तो इस घटना को ही व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, ये चीज सिंपल सा होता है और कुछ भी नहीं इसमें। व्यतिकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे क्या करे, मतलब जब संचरित हो तो और अध्यारोपित भी हो जाए, संचरित होते हुए क्या हो, अध्यारोपित हो जाए, मतलब मिल जाए। जब वो संचरित हो रही है तो आपस में जब वो तरंगे मिल जाए तो उस घटना को व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी घटना होती है व्यतिकरण की परिभाषा। अभी इसके प्रकार भी देखेंगे, शर्तें भी देखेंगे। पहले व्यतिकरण के लिए हम मतलब जो तरंगों के समीकरण उनको समझते हैं, फिर इसमें परिणामी आयाम का सूत्र, परिणामी तीव्रता का सूत्र सब बताएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो तरंगे हमारे पास, तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो हमारे पास तरंगे कितनी है, दो। ठीक है, पहली तरंग के लिए यहाँ पे पहले देखो तरंगों के समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहली तरंग मान लेते हैं, देखो तरंग का समीकरण कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे दो तरंगे, पहली तरंग का समीकरण जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी a1 क्या है, ओमेगा टी क्या, सब लिख देंगे नीचे, टेंशन न लो। y1 बराबर क्या हो गया, a1 साइन ओमेगा टी, ये मान लेते हैं पहली तरंग का समीकरण है, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरी तरंग का समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दूसरी तरंग का। ठीक है, पहली का समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ ध्यान से समझो। ठीक है, ये y1 y2 तो ये तरंग का समीकरण दर्शाने के लिए लिया गया है। यहाँ पे बात करें a1 और a2 की तो लिखते हैं जहां a1 व a2
तरंग के आयाम है, ठीक है। पहली तरंग का आयाम a1 और दूसरी तरंग का आयाम a2, तरंग के आयाम है, ठीक है। a1 a2 क्या है, तरंग के आयाम है। ओमेगा को क्या बोलेंगे, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ठीक है। टी को तो सब लोग जानते हो, समय है। टी क्या चीज है, समय है। यहाँ पे ये फाई क्या चीज है, इसे फाई बोलेंगे। ये फाई होता है कलांतर, मतलब दोनों तरंगों के बीच में जो कला का अंतर होगा उसे बोला जाएगा कलांतर, ठीक है। तो फाई क्या चीज है, कलांतर, ठीक है। दो समीकरण हमने लिखे दोनों तरंगों के अलग अलग। पहली तरंग का समीकरण है y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, दूसरी का है y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे फाई क्या दिखा रहा है, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर को दिखा रहा है, ठीक है। हमने लिख दिया a1 a2 तरंग के आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, टी समय है और फाई कलांतर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम समीकरण निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो देखो क्या होगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे y1 है और इधर क्या है, y2 है, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहां से लिखते हैं, ठीक है। यहां से ये लिख देते हैं कि परिणामी तरंग का समीकरण, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तरंग के समीकरण है, लिखते हैं परिणामी, मतलब जब ये दोनों तरंगे आपस में जा रही है एक ही दिशा पे, जब ये आपस में मिल जाएंगी तो उसका जो परिणामी आएगा, ठीक है। तो परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर कर देंगे y1 प्लस y2, ठीक है। देखो y1 और y2 दोनों तरंगों के अलग अलग समीकरण है, अगर परिणामी निकालना है तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। तो यहां से हो जाएगा y बराबर, y1 की वैल्यू रख दो a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू रख दो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये चीज इसकी क्या हो गई, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इसकी हो गई a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे बन रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक मैथ में फॉर्मूला होता है, कौन सा, मैथ में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैथ में सबको याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी की जगह देखो, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह फाइव। तो जिस प्रकार साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, वैसे ओमेगा टी की जगह ए है और फाइव की जगह बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी पहले से है, ठीक है। ये देखो सही से लिख दे, ठीक है। a1 साइन ओमेगा टी पहले से प्लस a2, आप देखो साइन ओमेगा टी प्लस वाई, a2 को कोष्टक में ऐसे लिख लो, अंदर वाली चीजें कोष्टक में लिख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। a2 को बाहर कर लिया, कोष्टक में लिखेंगे इसका फॉर्मूला देखो साइन ए प्लस बी का, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ए इसको मान रहे हैं बी इसको मान रहे हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की जगह है कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देख लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो y बराबर इतना आया, अब इसे आगे इस समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। यही समीकरण आपका जो आएगा परिणामी आएगा, परिणामी तरंग y का समीकरण, ठीक है। इसके बाद आपको आगे भी जो आयाम के समीकरण है वो सभी मिलेंगे, ठीक है। तो इधर वाला हम इसे इरेज कर दे रहा है, एक बार समझाने के लिए था कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में चल रही, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसका समीकरण निकालना है। तो देखो अब आगे की ओर, ठीक है। इतना हमारे पास आया है। आप देखो इसमें a2 का अंदर गुणा कर दो तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का अंदर गुणा हो गया तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। देख लो ध्यान से, a2 का गुणा हुआ है और कुछ नहीं, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। आप देखो इसमें साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें भी साइन ओमेगा टी, कॉमन ले लो। y बराबर साइन ओमेगा टी कॉमन, अंदर क्या बचा a1
प्लस इधर क्या बचा ए टू कॉस फाई, ए टू कॉस फाई, ठीक है देख लो ध्यान से, साइन ओमेगा टी कॉमन तो ए वन बचा, यहाँ पे ए टू कॉस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले ले, यहाँ पे अगर कॉस ओमेगा टी कॉमन ले ले, कॉस ओमेगा टी कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा ए टू साइन फाई, क्या बच गया ए टू साइन फाई, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया, साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, वहां पे ए टू ये कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो ए टू साइन फाई, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है आप देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए वन प्लस ए टू कॉस फाई को मानेंगे ए कॉस थीटा और ए टू साइन फाई को मानेंगे ए साइन थीटा, ध्यान से समझना, ठीक है। ए वन प्लस ए टू कॉस फाई को मानेंगे ए कॉस थीटा, यहाँ पे ए क्या चीज है, ए होगा परिणामी आयाम, ए क्या होगा परिणामी आयाम, ठीक है। और थीटा जो हो जाएगा इसमें फाई जो कलांतर है इसमें थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा परिणामी आयाम, किसी किसी बुक में ए की जगह आर भी दिया है तो टेंशन न ले लो, चाहे आर लिखो चाहे ए लिखो, जो आपकी मर्जी हो आप लिखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए वन प्लस ए टू कॉस फाई को ए कॉस थीटा मान रहे हैं, ए टू साइन फाई को ए साइन थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, जब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो अब देखो कितना हो जाएगा, y बराबर साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो ए वन प्लस ए टू कॉस फाई को ए कॉस थीटा, ए टू साइन फाई को ए साइन थीटा। आप देखो यहाँ से ए दोनों में तो कॉमन ले लो, y बराबर ए कॉमन साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो ए कॉमन ले लिया, इसमें भी था इसमें भी था, कॉमन आ गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, अगर इसको ए मानो इसको अगर बी मानो तो फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बन गया फॉर्मूला साइन ओमेगा टी कॉस फाई, वो इसमें थीटा है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं y बराबर ए, ये रहा, ये किसका है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, तो साइन ये आया a प्लस बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी, तो a की जगह है ओमेगा टी प्लस बी की जगह है थीटा, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, देखो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो साइन ए प्लस बी बराबर ये, तो जब ये वाला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसकी जगह भी तो हम साइन ए प्लस बी लिख देंगे, तो वही चीज था साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो उसकी जगह हमने साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दिया। अब जो ये समीकरण है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही परिणामी तरंग का सूत्र है, मतलब परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक है। ये जो y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आया, यही परिणामी तरंग का क्या है, समीकरण है, ठीक है। लिख सकते हो आगे यही परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक है। यही परिणामी तरंग का समीकरण है, परिणामी तरंग का समीकरण है। अब ये तरंग का समीकरण आया है, अभी आपको आयाम का समीकरण निकालना है, तीव्रता का समीकरण निकालना है, ठीक है। ये अभी आपका क्या आया है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो आया है परिणामी तरंग का समीकरण आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या है लिख लो चाहे तो, जहां ए को क्या बोलेंगे, परिणामी आयाम बोलेंगे, ठीक है। अभी बताया भी था ए क्या है, परिणामी आयाम है, ए क्या चीज है, परिणामी आयाम है, और थीटा क्या चीज है, ये परिणामी कलांतर है, परिणामी कलांतर, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या चीज है, परिणामी कलांतर, और ए क्या चीज है, परिणामी आयाम, मतलब दोनों तरंगों का जो बीच का परिणामी आयाम वो, ठीक है। यहाँ पे ए परिणामी आयाम और थीटा परिणामी क्या चीज है, कलांतर है, ठीक है। तो इस टाइप से अभी हम लोग केवल तरंग का समीकरण पाए हैं परिणामी वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, जिसपे हमें परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का समीकरण निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें यही वाली चीजें यूज करनी है, जो a1 प्लस ए टू कॉस फाई को आपने a कॉस थीटा माना है और a2 साइन फाई को a साइन थीटा माना है, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, क्योंकि अब इसे इधर वाला इरेज करके आपको आगे का बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अब बोर्ड में जगह नहीं है, तो इधर वाला इरेज करते हैं, देखो, ठीक है। अब इसके आगे का देखो, हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये जो a1 प्लस ए टू कॉस फाई बराबर a कॉस थीटा था, देखो यहाँ से इसके आगे आप लोग यहाँ से नोट करना। देखो हमारे पास क्या है, a1 प्लस ए टू कॉस फाई को हमने क्या माना था, a कॉस थीटा, मतलब इसकी जगह a कॉस थीटा लिखा था, इसे मान लेना समीकरण 3। दो समीकरण अभी इसके पहले आप लोग बना चुके हो, इसे तीसरा मान लेना।
और यहाँ पे a2 sin फाई को हमने क्या माना है, a sin थीटा माना है। a2 sin फाई को क्या माना है, a sin थीटा माना है। इसे मान लो समीकरण 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे समीकरण 3 माना, इससे समीकरण 4 माना। देखो इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है। आप क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 3 का स्क्वायर प्लस कर देना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, करने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करके समीकरण 4 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब समीकरण 3 का और 4 का वर्ग करके हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखो कैसे, समीकरण 3 ये इसका वर्ग करके जोड़ दो इसके साथ, ठीक है, इसका भी वर्ग करना है। तो देखो इधर वाले पहले वर्ग करो, तो a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर, cos फाई का स्क्वायर, और ये इसमें प्लस भी करना है क्योंकि समीकरण 3 और 4 को जोड़ना भी है, प्लस का a2 sin फाई का स्क्वायर, और उधर वालों को उससे उधर से जोड़ दो, बराबर a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। देख लो ध्यान से, इधर वालों को वर्ग करके इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। देखो a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर, इधर देखो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है। अब हल करते इसे। आप देखो आपको ये फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना। तो यहाँ पे यही लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ से यूज करते, देखो तो a की जगह a1 है तो a1 का स्क्वायर, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 cos फाई, b की जगह हो जाएगा a प्लस बी लगाना ना, तो a की जगह a1, b की जगह a2 cos फाई, तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह ये, b की जगह ये, तो प्लस का 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। ध्यान से देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, प्लस इधर क्या है a2 sin फाई, इसका स्क्वायर करना है, तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ठीक है, ये इसका हो गया a2 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर sin फाई का sin स्क्वायर फाई। उधर क्या चीज है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर a का स्क्वायर cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, प्लस a का स्क्वायर sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे हल करो, देखो यहां से a1 स्क्वायर ये रहा प्लस 2a1 a2 cos फाई को ऐसे कर लो, ठीक है। देखो a1 स्क्वायर ये 2a1 a2 cos फाई ये रहा, अब इसमें a2 स्क्वायर इसमें a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो a2 स्क्वायर कॉमन बचा क्या, cos स्क्वायर फाई प्लस इधर बचा sin स्क्वायर फाई। ध्यान से देखो इसमें a2 स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, बराबर इसमें देखो a स्क्वायर इसमें स्क्वायर इनको कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर कॉमन आने से क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा इधर बच गया, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a1 स्क्वायर ये रहा, 2a1 a2 cos फाई ये रहा, a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री पे एक फॉर्मूला पता होगा, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, पता है ना सबको। तो देखो यहाँ पे लिखे ना sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, थीटा की जगह फाई है, यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई की जगह 1 बराबर a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1, ठीक है। अब इसे आगे हल करो तो a इधर आ जाएगा, a स्क्वायर ये आ गया, उधर क्या है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। देखो ये आपका a स्क्वायर आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही होता है परिणामी आयाम का सूत्र, ठीक है। यही क्या है, परिणामी आयाम का सूत्र, यही परिणामी आयाम का सूत्र है, ठीक है, परिणामी आयाम का सूत्र है, ठीक है, यही क्या है, परिणामी आयाम का सूत्र है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो। a बराबर क्या आया, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई, जहां a क्या है, परिणामी आयाम है, a1 और a2 क्या है, a1 तरंग 1 का आयाम है, a2 तरंग 2 का आयाम है। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे निकाला गया, आसानी से परिणामी आयाम का सूत्र आया। अब इसी तरह से आप परिणामी तीव्रता का भी सूत्र निकाल सकते हो। तो इधर वाला तो आपने नोट ही कर लिया था, इसको इरेज करके इसके आगे तीव्रता वाला निकाल लेते। ठीक है, देखो आगे का। ठीक है, अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। परिणामी आयाम तो आ गया, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए आपको आयाम और तीव्रता में संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना कि जो परिणामी तीव्रता, यहां से लिखते हैं कि परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता इसके आगे का है। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, ये चीज आपको संबंध याद रखना है दोनों पे, कि परिणामी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती। मतलब आई जो होता है, आई होती तीव्रता, आई का मतलब इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं। आयाम क्या है, ए, तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता है आई, वो क्या होती, आयाम, आयाम ए के वर्ग के समानुपाती होती। ठीक है, मतलब आई समानुपाती ए स्क्वायर के। ठीक है, आयाम क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, और तीव्रता क्या है, आई। तो कहा गया परिणामी तरंग की तीव्रता आई जो है आयाम ए के वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब आई समानुपाती ए स्क्वायर के। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो हम यहाँ पे आई समानुपाती ए स्क्वायर, तो हमें पता है जब यहाँ से अगर बात करें, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आई बराबर आता है के ए स्क्वायर। आई बराबर क्या आता है, के स्क्वायर, जहां के क्या होता है, नियतांक होता है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, आई होती है तीव्रता, ए होता है क्या, आयाम। ठीक है, आई बराबर फॉर्मूला आता है के ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ए बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें अब हम संबंध निकालेंगे आई और ए में। ठीक है, हम यहाँ पे के को लेके नहीं चलेंगे, हम सीधा सीधा मानेंगे आई बराबर ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से अगर हम सबसे पहले देखो, यहां से अगर हम सबसे पहले क्या करें, ए स्क्वायर से संबंध निकाले, तो देखो यहां से इसे भी कोई समीकरण मान लेना, 4 बन चुके थे, 5वां समीकरण। ठीक है, ये समीकरण है 5। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से ए का मान निकाले, हमें क्या पता, आई बराबर ए स्क्वायर, के को भूल जाओ, आई बराबर क्या पता, ए स्क्वायर। अगर यहाँ से ए का मान निकालो तो कितना आएगा, अंडर रूट आई, है ना, आएगा ना, आएगा ना, ये चीज याद रखो। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये वाला ना लेके चलो समीकरण। ठीक है, इसको लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्या करो, ए स्क्वायर को इसके जस्ट ऊपर वाला लेके चलो। ठीक है, ये वाला ए स्क्वायर बराबर, अंडर रूट वाला ना लेके चलो, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्योंकि हमें यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रखने में आराम रहेगा, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लेके चल रहे हैं, a स्क्वायर बराबर ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमें पता है आई बराबर a स्क्वायर, तो यहां से हमें पता क्या है, इसे 5वां ये वाला चाहे मान लो। ठीक है, चलो इसी को मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला हम लेके चलेंगे, यहां से लिखेंगे कोष्टक में ऐसे लिख लो। हम पहले क्या करेंगे, आई बराबर ए स्क्वायर रखेंगे, हमें इसी से पता है कि तरंग की तीव्रता आई आयाम ए के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आई बराबर के ए स्क्वायर आता है, तो के को भूल जाओ, आई बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। तो जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे हम आई रखेंगे। अब अगर हम जब मतलब आयाम a1 होगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी, i1 हो जाएगी, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, i1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर हो जाएगा। और इसी टाइप से i2 बराबर, जब तीव्रता दूसरे तरंग की होगी i2, तो वो कितनी हो जाएगी, a2 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो a1 स्क्वायर की जगह i1 रख देंगे, a2 स्क्वायर की जगह i2 रख देंगे। लेकिन यहाँ पे a1 और a2 है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, देखो a1 और a2 है, तो जब स्क्वायर नहीं लगा तो हम यहाँ से केवल a1 और a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जब a1 और a2 का मान निकालोगे तो a1 आ जाएगा अंडर रूट का i1, और कॉमा इधर a2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट का i2। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखो। जब i1 बराबर a1 स्क्वायर है, मतलब a1 स्क्वायर बराबर क्या है, i1, तो a1 स्क्वायर का मान i1 है। अब हमें यहाँ पे a1 भी रखना पड़ेगा, a1 का मान, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो a1 बराबर अंडर रूट i1 और a2 बराबर अंडर रूट i2। अब इन सबके मान इसमें रख दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर की जगह i रख दो,
आई हो गया, आई बराबर a1 स्क्वायर की जगह i1 रख दो, प्लस a2 स्क्वायर की जगह i2 रख दो, प्लस 2 a1 की जगह रूट i1 और a2 की जगह रूट i2 और आगे cos फाई। ठीक है, अब अगर इसे सही से लिख लिया जाए तो i बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2, दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दो, i1 i2 cos फाई। ठीक है, ये समीकरण आता है परिणामी तीव्रता का, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। ठीक है, ये किसका सूत्र आता है? यही परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है, यही परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये सभी सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, इसलिए आपको टाइम दे के अच्छे से निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, i बराबर क्या आ चुका है? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई। ठीक है, तो देख सकते हो ये परिणामी आयाम का सूत्र है, a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और परिणामी तीव्रता का आया i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आपको जानते हो कहाँ पे काम देंगे? ये सभी आपको वहीं पे काम देंगे जब न्यूमेरिकल लगाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कभी पूछ लेगा परिणामी आयाम निकालो तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, परिणामी तीव्रता निकालो तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, तो अभी हमने केवल आपको व्यतिकरण की परिभाषा बताई, परिणामी आयाम का सूत्र निकाल के बताया, परिणामी तीव्रता का निकाल के बताया। अब हम आपको ले चलेंगे व्यतिकरण के प्रकार की ओर, जिसमें व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। फिर इसमें आपको हम संपोषी व्यतिकरण में आयाम का सूत्र, तीव्रता का सूत्र, कलांतर का सूत्र, पथांतर का सूत्र, यही सब चीजें विनाशी व्यतिकरण में। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यतिकरण के प्रकार की ओर, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से मस्त तरीके से क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने बताया ना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फिजिक्स के पहले पार्ट से लगा के सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के पहले पार्ट से लगा के सारे वीडियो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताओ चैनल के बारे में, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ सके। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो। अब चलते हैं व्यतिकरण के प्रकार, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की ओर, नोट कर लो। तो अब बात करते हैं हम लोग व्यतिकरण के प्रकार के बारे में, कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, और इसके लिए जो सभी फॉर्मूले हैं, कलांतर का, पथांतर का, आयाम का, तीव्रता का, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करें व्यतिकरण के प्रकार, हेडिंग लगी हुई है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, पहला संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, दो प्रकार का व्यतिकरण होता है। अब आपने ये तो समझा था व्यतिकरण क्या है, जब दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है तो अध्यारोपण होता है उसमें। ठीक है, अध्यारोपण का मतलब दोनों तरंगे एक दूसरे से मिल जाती है, तो वही चीज हुआ था अध्यारोपण। तो यहाँ पे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण इस आधार पे है कि यदि अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता अगर अधिकतम है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और अध्यारोपण के बाद अगर परिणामी तरंग की तीव्रता कमजोर हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो विनाशी व्यतिकरण होगा। बस यही चीज है। ठीक है, पढ़ लो यहाँ से, संपोषी व्यतिकरण, अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में क्या है, अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है वहां क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। इसी आधार पे व्यतिकरण के दोनों प्रकार है, संपोषी और विनाशी। ठीक है, अब इनके लिए सूत्र आते हैं, सूत्र इंपॉर्टेंट उनको समझना है। देखो संपोषी व्यतिकरण समझ गए कि अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता जिन स्थानों पर अधिकतम, संपोषी व्यतिकरण। अब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कलांतर का, कि कलांतर क्या होता है। कलांतर याद रखना है, इसमें जो कलांतर होता है, कलांतर होता है कितना, आपका कलांतर फाई जो होता है वो होता है 2m पाई के बराबर, 2m पाई के बराबर, जहां m क्या है, जहां m का मान शुरू होता है 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके। ठीक है, कलांतर जो होता है फाई बराबर होता है 2m पाई, m बराबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, अगर m बराबर 0 रखते हो तो आपको फाई कितना मिलेगा, 2 इंटू 0 इंटू पाई, मतलब पूरा पूरा 0। ठीक है, अगर m बराबर 1 रखते हो तो फाई कितना मिलेगा, 2 इंटू m की जगह 1 रख दो इंटू पाई, मतलब 2 पाई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ाओगे यहाँ पे 4 पाई, इस टाइप से आपको कलांतर मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। और m की वैल्यू क्या दिखाएगी, जैसे m का मान 1 है कि m का मान 2 है, ये सब आपको फ्रिंज दिखाएगा कि दीप्त फ्रिंज है कि अदीप्त फ्रिंज।
अब ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज क्या है, ये इसके अगले वीडियो पे हम लोग समझेंगे जब फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो पे केवल संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के प्रकार बताएंगे और शर्तें बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो पे व्यंजक डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जब फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक देखेंगे तो दो प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज तब प्राप्त होती है जब संपोषी व्यतिकरण होता है, अदीप्त फ्रिंज तब प्राप्त होती है जब विनाशी व्यतिकरण होता है। ये चीज आगे बात करेंगे, अभी केवल प्रकार और इनके फॉर्मूले समझो। ठीक है, तो हमने बताया कि इसमें कलांतर कितना होता है, फाई बराबर 2m पाई होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें पथांतर होता है। पथांतर का क्या मतलब, ये नई चीज क्या आ गई, पथांतर का क्या मतलब, पथांतर का मतलब देखो दो तरंगे ऐसे चल रही थी इस टाइप से, अब इनमें कुछ रास्ते का मान लो अंतर, ये यहाँ तक आई, मान लो ये यहाँ तक चली गई, तो इसमें जो रास्ते का अंतर आएगा, पथ का अंतर आएगा, उसे बोलेंगे पथांतर। ठीक है, तरंगों के बीच में जो रास्ते का अंतर आएगा, जो पथ का अंतर आएगा, उसे बोला जाएगा क्या, पथांतर। ठीक है, क्या बोलेंगे, पथांतर। तो इसमें देखो कलांतर से याद रखना, कलांतर है फाई बराबर 2m पाई, तो इसमें जो पथांतर होता है उसे लिखते हैं डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स होगा 2m लैम्डा बाई 2। ठीक है, पथांतर कितना होगा, डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2, फाई होगा 2m पाई, फाई है कलांतर, कलांतर कितना हो गया, फाई बराबर 2m पाई, और इसमें देखो 2m ही होगा लेकिन इसमें लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तरंग की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2m लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा क्या चीज आपका, कलांतर और पथांतर। ठीक है, कलांतर और पथांतर। विनाशी व्यतिकरण में देख लो, इसमें कलांतर कितना होगा, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो होगा वो होगा फाई बराबर 2m माइनस 1 पाई। ठीक है, कितना होगा, 2m माइनस 1 पाई, ये होगा कलांतर। ठीक है, इसमें m की वैल्यू कहां से शुरू होगी, इसमें m की वैल्यू 0 आप नहीं रखोगे, इसमें m की वैल्यू 1 से शुरू होगी। m बराबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, अनंत तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, इसमें m की वैल्यू 0 से शुरू थी लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू 1 से शुरू है। ठीक है, अगर m बराबर मान लो 1 रख दो तो फाई बराबर 2 इंटू m की जगह 1 माइनस 1 पाई, तो कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 मतलब सीधा सीधा पाई, फाई बराबर कितना मिला, पाई। अगर 2 रखोगे तो 3 पाई मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 5 पाई मिल जाएगा, इस टाइप से मिलता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें कलांतर। फिर बात करें पथांतर कितना होता है, पथांतर जान लो, पथांतर कितना होगा, पथांतर को डेल्टा एक्स से लिखेंगे, डेल्टा एक्स कितना होगा, जैसे यहाँ पे 2m माइनस 1 है तो 2m माइनस 1 आगे लैम्डा बाई 2। ठीक है, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये पथांतर होगा और ये कलांतर होगा। ठीक है, ये कलांतर है और ये पथांतर है। इसमें एक चीज और साइड पे एक नोट बना के नोट कर लेना, कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, कलांतर तथा पथांतर में संबंध का एक सूत्र होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध का सूत्र याद रख लो। ठीक है, कलांतर तथा पथांतर के बीच में संबंध। ठीक है, कलांतर और पथांतर के बीच में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला होता है कलांतर और पथांतर में। डेल्टा फाई क्या है, कलांतर है, डेल्टा फाई क्या है, कलांतर है, 2 पाई हो गया, पाई का मान 22/7 है, 3.4, लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और डेल्टा एक्स पथांतर। तो ये कलांतर डेल्टा फाई और पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध है, फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, नोट कर लेना साइड पे। ठीक है, आप देखो हमने इसमें संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर बताया, पथांतर बताया, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर। अब इसमें आयाम का और तीव्रता का सूत्र समझो। देखो जब संपोषी व्यतिकरण होगा तब आपको आयाम a का मान भी अधिकतम मिलेगा और तीव्रता I का मान भी अधिकतम मिलेगा। ठीक है, देखो कहा गया ना जिन स्थानों पे अधिकतम होती, तो यहाँ पे a का मान भी अधिकतम मिलेगा। तो अधिकतम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्सिमम। क्या कहते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहते हैं। तो मतलब a का मान भी मैक्सिमम और I का मान भी मैक्सिमम। तो a का मान जो मैक्सिमम मिलेगा मतलब उसे लिखेंगे a मैक्स। a मैक्स का मतलब a अधिकतम। ठीक है, कितना होगा वो, a मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2। याद रखना ये है परिणामी आयाम। ये क्या चीज है, परिणामी आयाम का सूत्र संपोषी व्यतिकरण के लिए कितना होगा, परिणामी आयाम का सूत्र देख लो भैया कितना होगा, a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। याद रखना। और इसमें तीव्रता का सूत्र क्या होगा, I मैक्सिमम बराबर इसमें होगा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ये होगा परिणामी तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये है परिणामी तीव्रता का सूत्र। ठीक है, परिणामी तीव्रता का सूत्र। इसी में परिणामी तीव्रता का एक सूत्र और बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है I बराबर होता है a स्क्वायर के
तो ये a है, इसका स्क्वायर कर दो तो आई मैक्सिमम का एक फॉर्मूला और आ जाएगा। a कितना a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई मैक्सिमम का एक फॉर्मूला ये बन गया a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो परिणामी आयाम का सूत्र है a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आई मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, आई मैक्सिमम बराबर रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर। और यहाँ पे परिणामी तीव्रता का एक फॉर्मूला और बन सकता है आई मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको अच्छे से एक एक चीज यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले यहाँ पे सही है। ठीक है, अब इसके बाद विनाशी व्यतिकरण में देख लो, ये संपोषी का हो गया, विनाशी का देखो, इसमें बस कुछ नहीं होगा। देखो इसमें कहा गया न्यूनतम होगा, न्यूनतम का मतलब इंग्लिश में बोले तो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होगा, तो इसमें जो आयाम होगा वो a मिनिमम होगा। कितना, बस कुछ नहीं करना है, इसमें सब में माइनस लगा दो और बाकी सब सेम। ठीक है, a मिनिमम जो होगा वो a1 माइनस a2 होगा, ये परिणामी आयाम का सूत्र होगा। परिणामी तीव्रता होगी a मिनिमम बराबर रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, ये परिणामी तीव्रता होगी। और अगर इस वाले फॉर्मूले से बना ले i बराबर a स्क्वायर से, तो i मिनिमम जो होगी मतलब न्यूनतम तीव्रता जो होगी वो a1 माइनस a2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये i मिनिमम बराबर a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले दोनों के सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, देख लो, इधर a मैक्सिमम a1 प्लस a2, इधर a मिनिमम a1 माइनस a2, उधर i मैक्सिमम रूट i1 प्लस रूट i2 के स्क्वायर, इधर रूट i1 माइनस रूट i2 के स्क्वायर, i मैक्सिमम a1 प्लस a2 के स्क्वायर, इधर i मिनिमम a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से समझ के रखनी है। और यहाँ पे एक चीज और बता दे कि संपोषी व्यतिकरण में जो i का मान होता है मतलब जो परिणामी तीव्रता होती है वो ज्यादा होती है i1 प्लस i2 से, ये चीज भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, I क्या है, परिणामी तीव्रता, I1 पहले तरंग की तीव्रता, I2 दूसरे तरंग की तीव्रता, मतलब पहले तरंग की तीव्रता और दूसरे तरंग की तीव्रता को जोड़ोगे तो उसका परिणामी जो आएगा वो इन दोनों से ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें याद रखना। विनाशी में इसका उल्टा होता है, I का मान जो होगा परिणामी तीव्रता का वो कम होगा किससे, I1 प्लस I2 से। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मतलब I1 प्लस I2 को जोड़ने पे जो I का मान आएगा वो क्या होगा, कम होगा, इसीलिए विनाशी व्यतिकरण होता है। मतलब परिणामी तीव्रता जब क्या हो, I1 और I2 से कम हो तो विनाशी व्यतिकरण, और जब परिणामी तीव्रता I का मान I1 प्लस I2 से ज्यादा हो तब क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की। तो ये था आपका व्यतिकरण पहले पढ़ाया, फिर परिणामी आयाम का सूत्र, परिणामी तीव्रता का सूत्र, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इसके लिए सारे फॉर्मूले। अब केवल आपका बचता है व्यतिकरण की शर्तें, उसको देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो पे बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बड़ा वीडियो बनेगा तो फिर आपका हो नहीं पाएगा, इसमें ही इतना बड़ा बन चुका है। ठीक है, तो इससे जल्दी से सब लोग नोट करो। अब हम देख लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें कौन कौन सी, क्योंकि वो भी पेपर में पूछी जाती। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो एक बार इसे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग व्यतिकरण की शर्तों के बारे में कि क्या क्या शर्त है, क्या कंडीशन है व्यतिकरण की घटना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्यतिकरण की शर्तों को लिखिए, तो आसानी से समझना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है व्यतिकरण की प्रमुख जो शर्तें हैं। ठीक है, पहली शर्त है व्यतिकरण की कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। प्रकाश स्रोत कहाँ से आ गया, प्रकाश स्रोत से ही तो तरंगे निकालोगे, जो तरंगे निकल रही थी दो, कहां से निकलेंगी, प्रकाश स्रोत से। तो इसमें कहा गया व्यतिकरण की शर्त यह है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध क्या है, कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें क्या हो, तरंगों की आवृत्तियां समान हो, तरंग जो निकल रही है उन दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो, और उनके बीच में जो फेज अंतर हो ना, फेज डिफरेंस मतलब दोनों तरंगों के बीच में जो डिफरेंस हो वो भी समान हो। ठीक है, तो इस प्रकार के स्रोत से निकलने वाली तरंगे क्या होती है, मतलब इस प्रकार का स्रोत जो है जिनसे तरंगे निकल रही है वो स्रोत कला संबद्ध स्रोत होता है। ठीक है, तो व्यतिकरण की घटना के लिए पहली कंडीशन है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, तभी आपका व्यतिकरण की घटना होगी, और अगर कला संबद्ध स्रोत नहीं है तो ये घटना ही नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त है कि दोनों तरंगों की तीव्रता अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों की तीव्रता या आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। मतलब जो दोनों तरंगों के आयाम है ना, एक का मान जो है वो बराबर हो या कम से कम लगभग बराबर तो होना ही चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब बहुत ही छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो व्यतिकरण की शर्त यह है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। फिर इसके बाद है दोनों स्रोत के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए।
मतलब जो दोनों स्रोत है उनके बीच में बहुत कम ही दूरी होनी चाहिए जिनसे तरंगे निकल रही हो। ठीक है, तो ये प्रमुख शर्तें हैं कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, दोनों तरंगों की तीव्रता अथवा आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो ये है आपकी व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, तो इस टाइप से जो व्यतिकरण वाला टॉपिक था कि व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण की जितने भी फॉर्मूले हैं, व्यतिकरण की प्रकार, व्यतिकरण की शर्तें, सबको बहुत आसान तरीके से इस वीडियो पे हमने बताया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से तैयारी चल रही। ठीक है, और एक बार सबको कमेंट करके भी बताना है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, बताना कि हाँ भैया समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप लोग कमेंट करते हो तो यार एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि चलो मेहनत की, आपको समझाया तो आपको भी समझ में आया, तो हमें भी लगेगा कि हमारा पढ़ाना सफल रहा। इसलिए कमेंट सबको करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो वो लोग भी चैनल से आके पढ़ेंगे और आप ही लोगों को यार चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दो। ठीक है, आज के वीडियो पे इतना ही। अगले वीडियो पे बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन। ठीक है, मस्त तरीके से उसे भी देखेंगे, 5 नंबर का पूछा जाता है फिजिक्स के पेपर में, तो अच्छे से उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो। और हाँ, अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे भी फॉलो कर लेना, नोट कर लो इसे।